नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में संपन्न हुई। वहीं पर आगामी 30 मई को केंद्र की बीजेपी सरकार के 7 साल पूरे होने जा रहे हैं। उनके कार्यक्रमों को लेकर इस दौरान इस बैठक में चर्चा की गई है। हालांकि पार्टी की तरफ से इस बार पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि कोरोना की वजह से पार्टी इस बार कोई भी आयोजन नहीं करेगी। बीजेपी इन 7 सालों को सेवा रूप में मनाएगी। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के अलावा चारों महामंत्री, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, लोकसभा सांसद अजय भट्ट और उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री धन सिंह रावत इस दौरान इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। आज भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप के साथ साथ 2 अन्य बैठक थी जो प्रातः 12 बजे से शुरू होकर और इस समय तीसरी बैठक समाप्त हुई है। पौड़ी जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन जहां पर चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, तो वहीं पर कोरोना नियंत्रण के साथ ही आपराधिक गतिविधियों पर पुलिस अपनी पैनी नजर बनाए हुए है, जिससे जिले के हालात अब सामान्य रह पाए। एसएसपी रेणुका ने वर्चुअल माध्यम से जनपद के सभी थानों की मासिक अपराध बैठक ली है, जिसमें कोरोना रोकथाम के जरूरी दिशा निर्देश यहां पर पुलिस बल को दिए गए। वहीं पर बैठक में एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए सख्ती से आम जनमानस से कोविड नियमों का पालन करवाने के निर्देश दिए। अपराध का समीक्षा किया था, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन के संबंध में डिस्कशन किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिया था। और शिकायत प्रार्थना पत्र का क्वालिटी ऑफ द इंक्वायरी है उसको बढ़ाने के लिए बताया था, कहाँ कहाँ कमी है। बिकॉज कोई भी शिकायत लेके आते हैं वो संतुष्ट नहीं होते हैं, बार बार उसमें जांच करना पड़ता है, उस संबंध में भी निर्देशित किया था। और सड़क दुर्घटना रोकने के लिए कुछ लोग बोर्ड्स वगैरह लगाया था और भी कुछ पैराफिट वॉल्स वगैरह बनाया था और भी कुछ उसमें कार्रवाई होना है। सो उसको भी थाना अध्यक्ष को बताया था संबंधित विभाग से संपर्क करके उसको भी कार्रवाई करने के लिए। और अगले मंथ से बारिश का मौसम भी शुरू होगा, उसमें डिजास्टर इक्विपमेंट वगैरह का रख रखाव, उसको ट्रेनिंग के उसमें भी फोकस करने के लिए भी निर्देशित किया। नैनीताल के राजकीय मेडिकल कॉलेज में डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे चिकित्सालय का निरीक्षण कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने किया। कैबिनेट मंत्री चुफाल ने कहा है कि जनपद पिथौरागढ़ और बागेश्वर के कोविड सैंपल मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा भेजे जा रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट देरी से यहां पर सप्ताह भर में मिल रही है। उन्होंने प्राचार्य मेडिकल कॉलेज डॉक्टर भैंसोड़ा से यहां पर कहा है कि जनपद पिथौरागढ़ और साथ ही बागेश्वर के सैंपल की जांच मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में की जाए, जिस पर भैंसोड़ा की ओर से कहा गया है कि दोनों जनपदों के कोविड सैंपल यदि सुबह 9 बजे से पहले हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में मिल जाएंगे तो दूसरे दिन जांच रिपोर्ट यहां पर दे दी जाएगी। वहीं पर मंत्री चुफाल ने पिथौरागढ़ के 700 और साथ ही बागेश्वर के 500 कोविड सैंपल प्रतिदिन मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए भेजे जाएंगे, ये बात कही। इसलिए उन्होंने सचिव स्वास्थ्य से भी यहां पर दूरभाष पर मेडिकल कॉलेज को निर्देशित करने के लिए बातचीत करी। उन्होंने कहा कि जल्दी मुख्यमंत्री से भी इस पूरे मामले को लेकर बातचीत कर ली जाएगी। मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि हमारा सारा लोगों का लोड सारा एकमात्र हॉस्पिटल है। बागेश्वर जनपद और भोला जनपद का प्रभारी होने के नाते जो वहाँ पर टेस्टिंग होती है, वो टेस्टिंग हमारे यहाँ RT-PCR की जो रिपोर्ट आती है वो कम से कम वहाँ से लगता है कि 5 दिन तक लगेगी। तो हमने कहा कि भाई 5 दिन बहुत विलम्ब से, तब तक जो पॉजिटिव केस आता है वो तो भीगा रहता है, उसको 5 दिन तक उससे जिससे भी मिल जानी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज वाली इसलिए बात हुई, इंसिडेंट मेडिकल कॉलेज जो पिथौरागढ़ के यहाँ पर हमारा कोटा था 800 का कोटा था, बाकी हम लोग पिथौरागढ़ वाले प्राइवेट में भेजते थे, हरिद्वार भी भेजते थे, यहाँ भी भेजते थे। तो फिल्म से जो रिपोर्ट पहुँचती थी, अब ये तय हुआ है कि प्रातः जब यहाँ पर गाड़ी पहुँचेगी तो दूसरे दिन यहाँ से उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट पहुँच जाएगी, उसको उत्तराखंड के डोईवाला में मारखम ग्रांट ग्राम पंचायत क्षेत्र में 45+ वाले लोगों को दूसरे चरण के तहत में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इस दौरान लोगों
120 लोगों को यहां पर कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। वैक्सीन लगाने आए लोगों को यहां पर मारखम ग्रांट के ग्राम प्रधान द्वारा मास्क और सैनिटाइजर भी दिए गए हैं, जिस वजह से लोगों में काफी उत्साह भी यहां पर देखने को मिला। हालांकि अभी 18+ को वैक्सीन लगाने की शुरुआत इस क्षेत्र में नहीं की गई है। इसको लेकर मारखम ग्रांट के पूर्व ग्राम प्रधान परमिंदर सिंह ने भरोसा जताते हुए कहा है कि जल्दी ही 18+ के लोगों को भी यहां पर वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा, ताकि क्षेत्र में सभी लोग सुरक्षित रह सकें। 45 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्तियों का दूसरा चरण यहाँ पे रांची इंटर कॉलेज बुल्लावाला में लगाया जा रहा है। इससे ग्रामवासियों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है और हमने 18 से 45 साल वालों की भी डिमांड करी है और बहुत जल्द 18 से 45 साल वालों के लिए भी वैक्सीन आ जाएगी और यहाँ पर कैंप लगाकर उनको भी टीकाकरण किया जाएगा। और यह सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। मैं स्वास्थ्य विभाग का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे लोगों में एक इच्छा थी कि हमारे जो वैक्सीन है हमारे घरों में आकर के लगे। इसी तरीके से आज बुल्लावाला राजकीय इंटर कॉलेज में कैंप लगाया जा रहा है, जो कि 45+ लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसका आज टीकाकरण किया जा रहा है। और बहुत ही अच्छा यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, ग्राम प्रधान जी के माध्यम से यहाँ पर ये कार्य किया जा रहा है, जिससे लोगों में उत्साह है और लोग उत्साहित होकर के वैक्सीन लगवाने यहाँ पर आ रहे हैं। नैनीताल की सूखाताल स्थित डॉक्टर अंबेडकर आदर्श छात्रावास के आउट हाउस समीप 1 साल बाद गुरुवार को अचानक अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची है और कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुका था। जो नीचे सामने रहने वाले लोग हैं उनका फ़ोन आता है हमारे पास बताने के लिए कि यहाँ पे सिलेंडर फटा है और यहाँ पे घर में ये मकान में आग लग चुकी है। यहाँ पे पिछले कुछ महीनों से कोई रह नहीं रहा था। वैसे तो यहाँ मेरे मामा रहते हैं, बट अभी आजकल कोई टाइम नहीं था तो किसी की ऐसे जान वान की कोई वो नहीं हुई है और सामान जितना था सब जल चुका। उत्तराखंड के बैरीनाग में डीडीहाट विकासखंड की ब्लॉक प्रमुख बबीता चुफाल ने विकासखंड कार्यालय में विकासखंड के 71 ग्राम सभाओं के लिए कोरोना किट ग्राम पंचायत अधिकारियों को दिए। ब्लॉक प्रमुख बबीता चुफाल ने बताया है कि ये कोरोना किट पंचायत अधिकारियों के माध्यम से विकासखंड डीडीहाट के 106 आशा कार्यकर्ताओं को पहुंचाया जाएगा और आशा कार्यकर्ताओं की ओर से विकासखंड के गांवों में कोविड संक्रमितों के घर घर तक पहुंचाकर कोविड संक्रमितों को ये किट उपलब्ध करवाई जाएगी। और इस मौके पर उप जिलाधिकारी पूर्व ब्लॉक प्रमुख हरिंद्र चुफाल के साथ में तमाम लोग मौजूद रहे। और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री कोविड किट प्रत्येक ग्राम सभा को दिए गए और आशा कार्यकर्ती जनप्रतिनिधि को भी ये सूचित किया जाता है कि वो किटों का आशा कार्यकर्ती उपयोग करें। अगर उनके ग्राम सभाओं में यदि कोई बीमार है या किसी की तबीयत खराब है, हमें अवगत कराए। स्वास्थ्य विभाग को अवगत करा के जो दवाइयाँ हमने आरपीपी किट में दिया है उस दवाइयों का वो इस्तेमाल उस जो व्यक्ति बीमार है उसको दी जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विधानसभा पहुंचकर अपने कार्यालय में पूजा अर्चना करी है और इस मौके पर सीएम तीरथ सिंह रावत की ओर से कहा गया कि सीएम बनने के बाद बतौर उन्होंने पहली बार विधानसभा स्थित कार्यालय में पूजा अर्चना करी है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड आज कोरोना महामारी के इस बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार एक्शन मोड में कोरोना की रोकथाम को लेकर लगातार कोशिशें कर रही है। हमें ऐसे में भरोसा है कि प्रदेश जल्द ही कोरोना की लड़ाई में जीत हासिल करेगा। सचिवालय में तो लगातार रात दिन काम कर ही रहा था। आज विधानसभा के अंदर पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद और वो भी जीना जी के शपथ के कारण और साथ में अपना भी मैंने विधानसभा का कार्यालय का हवन के साथ में पूजा पाठ के साथ में प्रारंभ किया है। और मैं कह सकता हूँ कि जो उत्तराखंड की जनता चाहती है उसमें हम लोग खरा उतरेंगे।
बाबा रामदेव के एलोपैथी को लेकर दिए बयान का मामला अब लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद में एम्स के डॉक्टर्स ने बाबा रामदेव के खिलाफ में मुकदमा दर्ज करवाया है। तो वहीं पर उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल एम्स के डॉक्टर्स के समर्थन में उतर आए हैं। अग्रवाल का कहना है कि एम्स एक अच्छा हॉस्पिटल है। जब कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे में डॉक्टर अपनी अहम भूमिका निभाकर लोगों की जान बचा रहे हैं। इतना ही नहीं, कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए एम्स अस्पताल में लगातार डॉक्टर्स मरीजों का इलाज करते हुए दिख रहे हैं। एम्स, यदि मैं उसकी बात करूं, मुझे कहने में कहीं संकोच नहीं है कि आज एम्स हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है। उत्तराखंड के लिए, आसपास के क्षेत्र के लिए हर आदमी आज एम्स में अपना इलाज कराना चाहता है। उसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये है कि वहाँ पे कुशल चिकित्सक वहाँ पे हैं, स्टाफ वहाँ पे है, अन्य मशीनरी वहाँ पे है। दूसरा, अन्य हॉस्पिटल से रेट भी उस नाते कम है वहाँ पे, क्योंकि सरकारी रेट पे वहाँ पे चिकित्सा हो रही है। तीसरी बात जो है कि वहाँ पे क्षमताएं ज़्यादा हैं। और जहाँ तक कोरोना से संबंधित जिस समय लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे थे, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे थे, मुझे अनेकों फ़ोन आते थे। तो उस समय चाहे एम्स हो चाहे अन्य अस्पताल हो, वहाँ पर हमने सैकड़ों लोगों की मदद हमने की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने VCMDDA नगर आयुक्त देहरादून मसूरी की तलहटी पर किए गए फुट हिल पॉलिसी के खिलाफ गैर कानूनी ढंग से किए जा रहे निर्माण कार्य पर विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश न करने पर फटकार लगाते हुए 9 जून तक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। वहीं मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश और RS चौहान, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में की गई है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि देहरादून निवासी रीनू पॉल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने 30 डिग्री से अधिक ढाल पर बने निर्माण का उत्तराखंड के बिल्डिंग बॉयलॉज के खिलाफ में होने वाले पिछली तिथि को खंडपीठ ने यहां पर सील करने के निर्देश दिए थे और उसी को लेकर आज सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस वर्मा की बेंच में ये जनहित याचिका रीनू पॉल द्वारा दाखिल की गई थी, उस पर आज पुनः सुनवाई हुई। इस जनहित याचिका में समाज सेविका रीनू पॉल द्वारा यह पॉइंट आउट किया गया था कि जो पहाड़ियाँ हैं उत्तराखंड में और जो मैदानी क्षेत्र हैं, उनके बीच में जो ये क्षेत्र होता है, फुट हिल क्षेत्र जिसे बोलते हैं, जैसे मसूरी और देहरादून के बीच का क्षेत्र ले लीजिए, इनमें बेइंतहा निर्माण किया जा रहा है। छोटी छोटी पहाड़ियों को पूरी तरह से हटाकर उनके स्लोप के साथ खिलवाड़ करके एक डेंजरस निर्माण किया जा रहा है, जो इकोलॉजी के लिए भी खतरा है। उसके ऊपर नगर निगम देहरादून और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को पिछली सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा था कि प्रस्तर 4/2015 की पॉलिसी के अनुसार 30 डिग्री से अधिक की स्लोप पर निर्माण निषेधित था और इस पर एक रिपोर्ट मांगी गई थी, जो रिपोर्ट आज माननीय उच्च न्यायालय के सामने एक शपथ पत्र के साथ, प्रति शपथ पत्र के साथ रिस्पोंडेंट्स दाखिल करने में विफल रहे, जिसके लिए जो है माननीय उच्च न्यायालय ने नाराज़गी जताई और उनको एक और मौका दिया गया है 9 जून तक इस रिपोर्ट को माननीय उच्च न्यायालय में पेश करने का। कौमी एकता का प्रतीक रानीखेत में कालू सैयद बाबा का 47वां उर्स मुबारक कोरोना महामारी के चलते सादगी से मनाया गया। बाबा की मजार पर रानीखेत के नगरवासियों की तरफ से चादर चढ़ाई गई। उर्स के खादिम मोहम्मद मोहसिन ने बताया है कि उर्स बड़ी धूमधाम से मनाया जाता रहा है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते उर्स इस बार प्रतीकात्मक मनाया गया है। दुआ में कोरोना महामारी के खात्मे के लिए यहाँ पर दुआएं मांगी गई। हमारे सैनिकों और देश की हिफाजत की दुआ की गई। 47वें उर्स का आगाज़ हुआ और सब जो ये उर्स जो हुआ है इस बार कोविड-19 महामारी जो पूरे हमारे मुल्क हिंदुस्तान में फैली हुई है और उसकी सरकार द्वारा एक गाइडलाइन दी गई थी और उसी के अनुरूप हमने जो है आज उर्स का आगाज़ किया, जिसमें कि हर साल की तरह जो परचम पुसाई होती थी वो परचम पुसाई हुई और उसके बाद पूरे रानीखेत की तरफ से और पूरे मुल्क की तरफ से हजरत कमालुद्दीन उर्फ कालू सैयद बाबा रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ
जो सालाना कौमी एकता का उर्स शरीफ और मेला लगता था, आज उसका कुछ हमने मुख्तर सा करके उत्तराखंड के रानीखेत राजकीय अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में अस्पताल में कार्यरत 42 स्वास्थ्य कर्मचारियों को एसडीएम ने प्रशस्ति पत्र और 2,500 रुपए की नगद धनराशि देकर सम्मानित किया है। और ये पुरस्कार कोरोना काल में उनके कार्यों को देखकर यहां पर दिया गया। आपको ये भी बता दें कि जीडी बिड़ला स्कूल के खेल शिक्षक धीरेन्द्र मेहरा का कुछ दिन पहले कोरोना से निधन हो गया था और ये कार्यक्रम उनकी याद में बिड़ला स्कूल के पूर्व छात्रों के सहयोग से किया गया। मुख्य अतिथि एसडीएम अपूर्वा पांडे ने कोरोना वॉरियर द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करी। कार्यक्रम सफल बनाने में आईपीएस शुभम अग्रवाल और साथ ही बिड़ला स्कूल के छात्रों का अहम योगदान रहा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में म्यूकोर माइक्रोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के कुल 110 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इनमें से उपचार के दौरान 7 गंभीर मरीजों की मौत भी हो चुकी है। अस्पताल से अभी तक 2 मरीजों को उपचार के बाद में डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। गुरुवार को 2 गंभीर मरीजों देहरादून निवासी एक 60 साल का पुरुष और साथ ही बिजनौर निवासी 58 साल के व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। अब एम्स अस्पताल में ब्लैक फंगस के 99 मरीज भर्ती है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत 24 मई को कुमाऊं के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने कोरोना काल में जमीनी हकीकत जानने के लिए कुमाऊं के कई इलाकों का दौरा किया था। दरअसल चंपावत जिले में सीएम तीरथ सिंह रावत ने जिला अस्पताल के आईसीयू का भी निरीक्षण किया था। वहीं पर कांग्रेस का आरोप है कि जिला अस्पताल के अलावा दूसरे अस्पतालों में आईसीयू बनकर तैयार है, मगर इन आईसीयू में मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा। वहीं पर जिला अस्पताल सीएमएस का कहना है कि सीएम के दौरे से पहले ही स्टाफ की कमी को लेकर उच्च अधिकारियों को यहां पर अवगत करवा दिया गया था और आवश्यकता होने पर मरीजों को आईसीयू में भर्ती भी किया जा रहा है। चंपावत जो एक लंबे समय से स्वास्थ्य के क्षेत्र में तमाम असुविधाओं का सामना कर रहा है, वहाँ के लोगों को मुख्यमंत्री के दौरे से बहुत उम्मीद थी। वहाँ का आईसीयू चाहे चंपावत का हो चाहे टनकपुर का हो, तकनीकी स्टाफ न होने की वजह से पिछले 1 साल से वेंटिलेटर चालू नहीं है, आईसीयू चालू नहीं है। टनकपुर का आईसीयू चालू नहीं है। वेंटिलेटर तो रही दूर की बात, इनिशियल जो चीज़ें हैं संयुक्त चिकित्सालय टनकपुर की एक्सरे मशीन पिछले 1.5 साल से एक्सरे टेक्नीशियन ना होने के कारण धूल फाँक रही है। कोविड सेंटर तो बन गया, मगर इनिशियली इलाज की शुरुआत में ही सबसे पहले एक्सरे करके देखा जाता है फेफड़े में इन्फेक्शन है कि नहीं है। इस समय जो हमारा जो आईसीयू जो संचालन है वो रुक के चल रहा है, क्योंकि कभी कभार हमको जरूरत पड़ रही है तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने दिसंबर 2020 से लेकर मार्च और अभी तक भी लगातार हम महानिदेशालय को पत्र लिखते रहे हैं कि हमें यहाँ पर स्टाफ की आवश्यकता। हल्द्वानी में सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में कोरोना को रोकने के लिए अब गांव-गांव तक आइवर मैक्टिकल की दवा वितरित यहां पर की जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को कोरोना से दूर रखा जा सके। हल्द्वानी तहसील में भी एसडीएम विवेक रॉय और साथ ही तहसीलदार नितेश डागर ने बीएलओ को यहां पर दवा वितरित करी है। साथ ही आपको यह भी बता दें, एसडीएम विवेक राय ने कहा है कि गांव-गांव में प्रत्येक व्यक्ति तक सरकार द्वारा कोरोना से लड़ने की ताकत देने वाली दवा प्रत्येक बूथ में बीएलओ के माध्यम से वितरित की जाएगी। इस दौरान सभी बीएलओ और आशा कार्यकर्ताओं को ग्लव्स, सैनिटाइजर, मास्क, चश्मा सहित अन्य बचाव के उपकरण भी यहां पर सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। कि आपको विदित है कि शासन ने निर्णय लिया है कि हर नागरिक को हम आइवरमेक्टिन की गोलियां देंगे। इस गोली को देने से लोगों के अंदर कोरोना से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। उसी के क्रम में हमने बूथ लेवल ऑफिसर्स को आज बुलाया है और उनको उनके बूथ से संबंधित हर नागरिक के लिए अनुमानित गोलियां सीएम साहब के द्वारा जो है एक संदेश प्लस कोरोना से बचाव का संदेश और खाने के उपाय कैसे खाने हैं, ये सब लिख करके हम।
उत्तराखंड में बढ़ते ब्लैक फंगस के मामलों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। सीएमओ डॉक्टर भागीरथी जोशी ने कहा है कि प्रशासन के द्वारा ब्लैक फंगस के लिए राजकीय सुशीला तिवारी को अधिकृत किया गया है और साथ ही चिकित्सालय के अंदर आइसोलेट वार्ड तैयार करा दिया गया है। हल्द्वानी के अंदर फिलहाल 2 ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं, जिनका इलाज सुशीला तिवारी में चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि बच्चों के संक्रमित होने पर हल्द्वानी शहर में बाल रोग विशेषज्ञ की टीम तैयार कर दी गई है। सुशीला तिवारी और साथ ही DRDO अस्पताल को तैयार किया जा रहा है। जिले के अंदर 11 बाल रोग विशेषज्ञ हैं और जरूरत पड़ने पर प्राइवेट चिकित्सालय से भी यहां पर संपर्क किया जाएगा। बच्चों को देखते हुए जिलाधिकारी के द्वारा भी लगातार बैठक करके जनसंपर्क किया जा रहा है। नैनीताल जिले में फिलहाल बच्चों के कोरोना संक्रमित होने की संख्या कम है, उसके बावजूद भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं। फंगस का जो राज्य ने हमारे निर्धारित किया है इलाज के लिए, सुशीला तिवारी चिकित्सालय को अधिकृत किया है नैनीताल जिले के लिए, और वहाँ पर आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है ब्लैक फंगस के लिए, और सारी तैयारियां वहाँ पर दुरुस्त हैं। अभी केसेस की संख्या में गिरावट आ गई है। ऑक्सीजन बेड, ICU बेड, वेंटिलेटर अभी खाली हैं, और सुशीला तिवारी क्योंकि एक अधिकृत हमारा डेडिकेटेड कोविड चिकित्सालय है और यहाँ पर पैथोलॉजी, एक्सरे, CT स्कैन सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो बेड खाली होने की वजह से उनको वहीं भेजा जा रहा है। कोरोना का चाहिए कि ऑक्सीजन लेवल कम था, या मान सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना खत्म हो गया? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस समय ऑक्सीजन बेड्स की कमी हो रही थी तो उसको संचालित किया जा रहा था, लेकिन हालात बिगड़ने पर फिर वहीं शिफ्ट किया जाता है। तो इस वजह से अब खाली हैं बेड, तो मरीजों को वहाँ पर एडमिशन के लिए बोल दिया जा रहा है। नैनीताल जिले में कल भी जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई है। उत्तराखंड में सल्ट विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र जीना का निधन हो गया था, जिसके बाद में सीट खाली होने पर उपचुनाव करवाया गया था। उपचुनाव में सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना ने सीट पर जीत हासिल करी थी। गुरुवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और अन्य कई मंत्री विधायकों की उपस्थिति में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने यहां पर महेश जीना को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नवनिर्वाचित विधायक महेश जीना को शुभकामनाएं दी है। वहीं पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि सल्ट विधानसभा सीट मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाया है। नवनिर्वाचित विधायक महेश जीना सल्ट विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आए हैं। वहीं पर विधानसभा अध्यक्ष ने भी महेश जीना को शुभकामनाएं दी। काफी भावुक हूं क्योंकि ये जो सीट है ये मेरे भाई सुरेंद्र सिंह जीना की सीट थी, लेकिन उनके निधन के बाद मुझे इस सीट पर चुनाव लड़ना पड़ा और मेरा पूरा प्रयास है कि जो भी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना ने सल्ट के लिए सपने देखे थे उनको पूरा करना ही मेरा दायित्व है और उसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। और ये जीत मेरी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जीत है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जता के मुझे विजयी बनाया, उसके लिए मैं जनता का दिल से धन्यवाद करता हूँ। भारी बहुमत से जीना जी ने सल्ट विधानसभा जीती है और निश्चित है कि वहाँ की जनता के जिस प्रकार के विकास के कार्य और जो पाइपलाइन में सुरेंद्र जीना जी के द्वारा किए गए काम, उनको हम आगे बढ़ाएंगे और निश्चित है कि जो उनके बाद अब हमारे जीना जी ने जो सीट जीती है वो भारी बहुमत से, कल्पना नहीं की जा सकती है कि 5000 लगभग मतों से, और वो जीत सुनिश्चित की है। वो विश्वास जीना जी पे लोगों ने जताया है और उस विश्वास में ये खरे उतरेंगे और निश्चित है कि वहाँ की जो समस्या हैं, वहाँ के जो विकास के कार्य हैं, उनको हम आगे बढ़ाएं। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जहां पर प्रदेश सरकार तमाम दावे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कर रही है, तो वहीं पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबौ में भी राज्य सरकार के ये सभी दावे पूरी तरीके से खोखले साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबौ को PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में दे दिया गया है और साथ ही इस मोड में दिए जाने से पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि निजी हाथों में देने के बाद में यहाँ पर स्वास्थ्य
व्यवस्थाएं जो है वो और भी दुरुस्त होती हुई नजर आएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबो में टिटनेस का इंजेक्शन तक मौजूद नहीं है, जिससे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था का अंदाजा आप लगा सकते हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।